ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम आज इटली की जो इमिग्रेशन इस साल 2023 की फ्लूसी कोटा इमिग्रेशन भी कहते हैं, फ्लूसी भी कहते हैं। पहले तो कभी यह सीजनल वर्क वीज़ा भी कहलाता था, लेकिन अब चूंकि तकरीबन हर साल नई चेंजेस हो रही हैं और मुस्तकिल काम का कोटा जो है वो भी शामिल करते रहे हैं, तो इस साल तो ज़्यादा कोटा जो है वो शामिल हो गया है। और बल्कि आधा आधा कोटा जो है वो सीजनल का हो गया है, आधा कोटा जो है वो दूसरे काम का हो गया है। तो इस लिहाज से बहुत सी नई डेवलपमेंट हुई हैं जिन पर हम बात करेंगे, और इस जो इमिग्रेशन है उससे किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान का कितना कोटा है, अप्लाई कैसे करना है, और कौन सी डेट को अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई करेगा, मालक अप्लाई करेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस भी करना है और आप तक इसकी सही इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है, ताकि आप लोग इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे साथ आज आपके जाने पहचाने मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। पहले भी जब भी इटली की इमिग्रेशन के हवाले से प्रोग्राम होता है तो मौजूद होते हैं, अपनी कानूनी राय देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, गाइड करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुसनैन भट्टी साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में इटली की इमिग्रेशन 2023 के हवाले से। मेरे साथ इरफान हयात रांझा साहब मौजूद हैं। उनके साथ हमने बहुत से प्रोग्राम किए थे जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी तब भी, और सीजनल इमिग्रेशन में भी इनके साथ बहुत से प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं। इरफान हयात रांझा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो चलते हैं फौरन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं हुसनैन भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा। भट्टी साहब, ये जो इंफॉर्मेशन आजकल यूट्यूबर देना शुरू हुए हैं, उसका एक बड़ा फायदा तो हुआ है कि बहुत से ममालिक में हमें जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी ये हुआ है कि वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन इकट्ठी करके दे देते हैं कि जी फलां मुल्क ने वीजे खोल दिए जनाब, बैठ के घर में अप्लाई करके पहुंच जाएं, फलां मुल्क ने जनाब आपको इमिग्रेशन दे रहा है। इटली की इमिग्रेशन पर हर मुल्क से प्रोग्राम हो रहे हैं और यूट्यूबर आके लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आप जो है वो इटली पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो हमें मुख्तसर अल्फाज में ये बताएं कि ये इमिग्रेशन किन लोगों के लिए है और इसका अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होगा, कौन लोग करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को शुक्रिया महमूद भाई, जो आपने बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कंफ्यूजन वाकई पैदा होते हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से तो मेरे ख्याल से अच्छी कोशिश और काविश करते हैं कि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और रहनुमाई उनकी करें। लेकिन सारी बात है, रहनुमाई सिर्फ एक आर्टिकल देखने से या एक न्यूज़पेपर पे एक खबर पढ़ने से तो आपको टोटल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी वजह से मैं ये आज ना अपने साथ ये 35 सफ़े टोटल लेकर आया हूँ जिनको हमने स्टडी किया, हेडलाइन किया, ताकि पता चले एक्चुअली हकीकत में ये इमिग्रेशन है किस लिए। वैसे भी इस साल दूसरी साल की निस्बत काफ़ी जो है ना वो चेंजेस भी आई हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इमिग्रेशन डेट जो सबमिशन की होगी वो 27 मार्च है, 60 दिन बाद पब्लिकेशन के इस कानून के। जो जो सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, दो किस्म की इमिग्रेशन है, एक सीजनल और एक नॉन सीजनल। जो सीजनल है वो जारी बात है उनको जब पेपर निकलेंगे उनको वीज़ा मिलेगा, उन्होंने सीजन अपना करना है इधर जॉब, और उसके बाद कानून के तहत उन्होंने वापस चले जाना है। नॉन सीजनल ये है कि अगर आपका इमिग्रेशन इधर हो जाती है, आपको वीज़ा मिल जाता है, तो उसके पास आपको एक परमिट, वर्क परमिट अलाउ की जाएगी जिसके साथ आप 100% लीगल हो सकते हैं और आप इधर इटली में दूसरे लोगों की तरह रह सकते हैं। तो सीजनल और नॉन सीजनल, जो सीजनल है वो एग्रीकल्चर और टूरिस्ट शोबे में इन्होंने इमिग्रेशन खोल लिया है। जो नॉन सीजनल है, जिसके साथ आपको, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं पक्के पेपरानी, वो जो है वो ऑटो ट्रांसपोर्टो कॉन्टो terzi मकसद जो कि ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास मौजूद है, लेकिन जो कि इस शोबे में काम कर रहे हैं, और उन ममालिक के लिए जिधर इटली के साथ उनके कवानीन है और उनकी एक्सचेंज है कि वो इधर आकर अपने लाइसेंस के साथ काम कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक फील्ड, लेकिन इसमें अभी ये स्पेसिफाई नहीं आया कि मैकेनिक में मैकेनिक गाड़ियों का मैकेनिक है या मैकेनिकल शोबा जो अखरात का शोबा होता है उसमें, लेकिन उसका भी अभी मजीद मेरे ख्याल से जब आप सवाल करेंगे उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मॉडुलो जो है ना
जिनके ऊपर दुमानदा करना होता है वो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, तो उसके अंदर पता चलेगा। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, अलीमेंटा, मैं तफसील पर बाद में आता हूँ। मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हम सबसे पहले लोगों को ज़हन से ये कंफ्यूजन दूर करें कि अप्लाई कौन करेगा और उसका तरीकेकार, ताकि उसके बाद हम सेक्टर्स पर आएंगे और दूसरी चीजें। ओके अप्लाई इसको ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, इनको कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं, वो कंपनीज जिनको वर्करों की जरूरत है और उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्लाई करना कि हमें इन वर्कर्स की जरूरत है, हम इन शोबों के अंदर एंटर होते हैं जिनका इस कानून ने इजाजत दिया है। कोई भी बंदा घर से बैठकर खुद नहीं कर सकता, ना मैं किसी को भेज सकता हूँ, ना इरफान भाई, ना आप। कंपनीज हैं जिन्होंने इन सेक्टर के अंदर जिनका कोटा है वो अप्लाई कर सकते हैं वर्करों को दूसरे मुमालिक से। बहुत शुक्रिया मुदस्सर खादम साहब, ग्रीस से बहुत शुक्रिया। पूरी टीम को मुबारकबाद के बर वक्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। टीका खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी तारक साई साहब आपका बहुत शुक्रिया, और दिलावर यकूब साहब। इरफान याद राजा साहब की तरफ जाऊंगा। राजा साहब, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन इनसे भी किया है, तो आज कोशिश करेंगे कि कंफ्यूजन से निकालें लोगों को। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ऐसा बहुत से फोन मुझे भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको भी आ रहे होंगे, कि जी कमाल हो गया जी, हम यहाँ से बैठ के अप्लाई करेंगे, हमें आप लिंक भेज दें, वेबसाइट भेज दें, तो हम अप्लाई करें तो हमारा वीजा निकल आएगा। आप जरा एक्सप्लेन करें ये आर्टिकल 24 जो तहसूनी को मिग्रेशन का ये है क्या, और कैसे ये सिलसिला, ये आज को पहली दफा तो इटली ने नहीं खोला, तो पिछले 20-25 साल से हर साल कोटा हो रहा है। आप भी जरा मुख्तसर अल्फाज में लोगों को जरा एक्सप्लेन कर दें अपनी जुबान। जी अस्सलाम वालेकुम सारे नाजरीन जितने भी सुन रहे हैं, और जज्बा टीम को भी मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमेशा जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि बर वक्त इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कम्युनिटी तक पहुंचती रहे। जैसा कि पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि मुआशी हालात जिस तरह के इन दिनों गुजर रहे हैं, बल्कि आखिरी आप 2 दहाइयों से देख लें, और जितने भी नौजवान पाकिस्तान में मौजूद हैं और जितनी भी फैमिलीज हैं, सबका यही दिल है कि हमारे बच्चे जो है वो किसी न किसी तरीके से यूरोप जो है वो पहुंच जाए, ताकि वो अपनी अपकमिंग जनरेशंस के लिए बेहतर मुस्तकबल वहाँ पर उनका शायद बन सके। तो इस हवाले से तकरीबन आखिरी 20 सालों से आप कह सकते हैं, 2 दहाइयों से ये भी कह सकते हैं कि इटली किसी न किसी हवाले से जो है वो इमिग्रेशन की खबरों के साथ हमेशा मुंसलिक रहा है। एक तो इटली में लीगल बंदे जो है वो उनका आने के हवाले से स्पॉन्सर जो है वो हर साल ये जो सीजनल और नॉन सीजनल है, इससे पहले जो है वो पक्के परमिट पर भी जो है बंदे यहाँ पर आते रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो इमिग्रेशन इटली वैसे भी जितने भी गैर कानूनी तौर पर यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी दफ़ा इटली ने मौके दिए हैं, 2009 में, 12 में, इसी तरह रिसेंटली जो है आपने देखा है कि 2020 में भी। तो इस हवाले से जो है वो इटली जो है हमेशा हमारी कम्यूनिटी कह लें या गैर मुल्की जितने भी ममालिक जिनमें अपने हालात इतने ठीक नहीं है, ये खबरों में रहा है। तो ये जो इमिग्रेशन है सीजनल, ये चूँकि सिलसिला शुरू हुआ था 2004 से, लेजे बोसीफिनी जो कानून बना था इनके जो 2 वज़ारात, और उन्होंने कहा था कि बजाय कि इटली में गैर कानूनी तरीके से, जैसा कि हमारे लोग डंकी वगैरह लगा कर आते हैं और अपनी जानों को रिस्क में जो भी सिलसिला जारी है समंदर के रास्ते, तो इस तरह करते हैं कि हम एक लीगल वे जो है वो तैयार करते हैं कि हम अपनी जो काम की मार्केट है उसको मद्देनज़र रखते हुए इटली में लीगल तरीके से जो है वर्कर्स जो है ये इंटर होंगे। तो शुरू में तो इनसे बहुत ज़्यादा जो यूरोप के इर्द गिर्द ममालिक हैं, जैसे पोलैंड है, रोमेनिया है और अल्बानिया वगैरह, काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। लेकिन ये ममालिक फिर यूरोपियन यूनियन में इंटर होने के बाद यहाँ पर वर्कर इटली के नहीं आते और मुल्कों की जानब जाते हैं, जैसा कि मज़ीद जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया वगैरह वगैरह। तो अभी जो दूसरे ममालिक हैं हमारे एशियंस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के ममालिक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस इमिग्रेशन से रिसेंटली मुस्तफ़ीद हुए। इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो महमूद भाई वो ये है कि आखिरी तकरीबन 5 सालों से सिलसिला कुछ इस तरह का शुरू हुआ है कि यहाँ से जो वीज़ा है, जिसको इटालियन लैंग्वेज में हम नुल्ला वस्ता कहते हैं, वो यहाँ से बड़ी आसानी से जारी हो जाता है। क्योंकि जब कोई भी, जैसा कि असनैन कह रहा था कि जिसके पास कंपनी और रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, जब वो ऑनलाइन दरख्वास्तें सबमिट करते हैं तो हर ज़िले में जो है उसकी एक महसूस नशिस्तें मौजूद होती हैं। तो उन नशिस्तों के मुताबिक जो है वो, जैसे कहते हैं पहले आइए पहले पाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स से नुल्ला वस्ता यहाँ से जारी हो जाता है। लेकिन
चूंकि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी बेशतर हमें यहाँ पर सुन रही है, जो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा मसला वो ये है कि यहाँ से कंपनी से नुल्ला उस्ता या वीज़ा जारी करवाना मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वो ये है कि इटालियन एम्बेसी जिसने वीज़ा इशू करना है उस तक रसाई का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पहले तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती बगैर पैसों के। 3-4 लाख रुपया रेट चल रहा है अपॉइंटमेंट का। उसके बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो है वो अपना नुल्ला उस्ता और अपना पासपोर्ट वहाँ पर जमा करवाना है, और वहाँ पर आपको सीजनल हो या नॉन सीजनल हो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और उन्होंने अपने कोई इसमें जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू के सारे जवाब आप ठीक भी दें तो फिर भी आप जो है वीज़ा वहाँ से ले सकें। ये हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरे ममालिक के लिए इस तरह मसला कोई नहीं है। ये आप जहन में रखें कि ये 20% वीज़े जो है ना वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिसाल के तौर पर अगर 1000 बंदे का यहाँ से वीज़ा जारी हो जाए, नुल्ला उस्ता जारी हो जाए, तो सिर्फ 200 ही बंदे को एवरेज जो चल रही है हर 5 सालों से बड़ी मुश्किल से जो है वो वीज़ा मिलता है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आपने एक्सप्लेन किया। इस पर हम बात करेंगे, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से तो अगर यहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, एनओसी जो कहते हैं, नुल्ला उस्ता आपको इटालियन में कह सकते हैं, अगर वर्क परमिट इशू हुआ है तो इसका मतलब है मालिक ने अपने सारे जो रिक्वायरमेंट है हुकूमत की वो पूरी की है, और उसके बाद वीजा क्यों नहीं लग रहा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए बल्कि पाकिस्तान में मौजूद। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ ये सीजनल और नॉन सीजनल कामों के नुल्ला उस्ता या वीज़ों की प्रॉब्लम्स है, बल्कि जो यहाँ पर लीगल तरीके से अपनी फैमिली को भी बुलाना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा अगर आपके पास इटालियन, अगर आपके पास नेशनैलिटी भी है तो चूंकि इससे बड़ा हक आपका कौन सा है कि आप इटालियन नेशनल है और अपनी फैमिली को बुलाएं, बल्कि उनको भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स या उनकी भी एक इटालियन नेशनल की जो ओरिजिन्स पाकिस्तानी है उनकी भी रसाई जो है वो इतालवी सफारत खाने तक एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली में जितनी में मौजूद है उसके लिए। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। तो मैं दोबारा जो मेरे सुनने वाले हैं उनको क्लियर कर दूं, अपने 2 एक्सपर्ट्स से हमने राय ली। जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान से खुद बैठ के अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इटली में मौजूद कोई कंपनी होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड कंपनी हो और जिसको अपने वर्कर्स के लिए ज़रूरत हो दूसरे ममालिक से लोग बुलाने की, वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। उनका नुल्ला उस्ता जिसको यानी कि वर्क परमिट या वीज़ा आप कह लें, वीज़े का लेटर या एनओसी कह लें, वो लेटर जब इटली से इशू होगा तो वो अपने उस वर्कर को पाकिस्तान में भेजेंगे या दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो वो एम्बेसी में जाएगा और एम्बेसी उस पर वीज़ा लगाएगी और उसके बाद आप इटली आ सकेंगे। अगर आपको कोई यूट्यूबर, कोई वीलॉगर या कोई भी वीडियो बनाने वाला या टिकटॉकर आपको इस तरह का मशवरा दे रहा है कि जी बहुत कमाल हो गया, उसके लिए अब ज़रूरी है कि पहले उसकी शराइत भरपूर तरीके से सीख लें ऐसे लोगों से जिनको इटालियन लैंग्वेज परफेक्ट आती है, जो इटालियन कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं और जो आपको एक्सप्लेन करें कि किस तरह होगा। जी हसनैन भट्टी साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस साल तकरीबन 30,000 के करीब ऐसे वीज़े भी इशू होंगे जो मुस्तकिल काम के होंगे। उसमें आपने कैटेगरीज बताई कि मैकेनिका का होगा, आउटडोर ट्रांसपोर्टी का होगा और टूरिज्म अपना होगा, टूरिस्टिक जो प्लेस हैं हमारे रेस्टोरेंट वगैरह उनका होगा, एडिलीसिया का होगा जो कि एक बड़ा अच्छी नोरिता है। तो आउटडोर ट्रांसपोर्ट का तो मतलब हम तो निकाल दें पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तान का तो लाइसेंस इधर जो है वो वैलिड नहीं होता, तो अगर कोई ट्रक ड्राइवर आना चाहेगा तो वो तो आ नहीं सकेगा क्योंकि वो तो बुनियादी शर्त से निकल गया। और एडिलीसिया जिसको हम कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी रजिस्टर्ड है वो अप्लाई कर सकेगा। ये अलिमेंटारे क्या है, ये क्या काम है, मतलब इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं या हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो वहां पे अप्लाई करेंगे? अलिमेंटारी बेसिकली ये एक प्रॉपर बहुत बड़ा फैक्टर है। अलिमेंटारी में डिफरेंट कोड को जिसको आप काम के सेक्टर्स के कोड कह सकते हैं वो इसमें मौजूद है। इसमें अलिमेंटारी में रेस्टोरेंट वाले आ जाते हैं, फास्ट फूड वाले आ जाते हैं, जिनका अलिमेंटारी से मतलब खाने पीने वाले शोबे से किसी किस्म का रिलेटेड काम हो, प्रोडक्शन का, सेलिंग का या सर्विंग का, वो अलिमेंटारे वाले शोबे में आते हैं और वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हैं वर्करों के लिए।
ये जो हमारे लोगों ने डोनर कबाब वगैरह खोले हुए हैं, फास्ट फूड जिसको आप कहते हैं, पिज्जा शॉप और फास्ट फूड, वो अगर टूरिस्टिक प्लेस पे ना भी हो, जैसे वो रोम में हो, मिलान में हो, बोलोनिया कार्पी में हो, ब्रेशिया में हो, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं या उनका स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए? बेसिकली अगर उनका टूरिस्ट अलिमेंटारे सेक्टर में उनका कोई चाहते को खुला हुआ है और वो रिएंट्रारे करते हैं अलिमेंटारे सेक्टर में, तो वो इसका अप्लाई कर सकते हैं। कौन बंदा उनको बता सकता है कि क्या वो अलिमेंटारी वाले सेक्टर में है या नहीं? उनका कमर्शियल इसका उनके पेपर्स कंपनी के ऊपर कोई अगेन बता दो, कोई अतेको लिखा होता है जिसके जरिए से आपको पता चल सकता है कि क्या आप अलिमेंटारे वाले सेक्टर में हैं या नहीं। ये कंटेरिस्ट का नवाल है, ये तो बड़ा प्रोफेशनल किस्म का होगा जिनका कोई कश्तियां वगैरह हैं या क्या है, कोई नेवी से कुछ तल्लक है इसका? जी बिल्कुल ये माहिगीर जो है ना, माहिगीर, जी बिल्कुल, ये कश्तियां वगैरह बोट्स वगैरह जो बनाते हैं कंटेरिस्ट का नवाल है उसके लिए, क्योंकि इटली को आपको पता है इस वक्त बहुत ज्यादा वर्कर की हकीकतन जरूरत है। तकरीबन टोटल इन्होंने 80,000 बंदों का इस दफा जो है ना 82,705 टोटल कोटा जो है रखा है और 30,105 इन्होंने कोटा नॉन सीजनल का रखा है। तो जरूरी बात है क्योंकि इनको जरूरत है। तो ये वो सेक्टर है जो कि हुकूमत ने आइडेंटिफाई किया है कि इन सेक्टर्स में हमें खास तौर पर वर्कर्स की बाहर से जरूरत है। मैं जरा एक वही क्वेश्चन दोबारा करता हूँ। एक तो आपने कहा कि अलिमेंटारे वाला वो अपने कमर्शियलिस्टा से पूछ लेंगे कि भाई हम उसमें उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या उसके लिए शर्त है कि वो टूरिस्टिक प्लेस पर हो या वो किसी भी शहर में हो, जैसे कार्पी में हो? कार्पी तो टूरिस्टिक शहर नहीं है ना। जी मैं उसका आपको बताता हूँ। इस दफा जो पिछले साल की निस्बत डिफरेंस चीज आई है ना इस लिस्ट में, इसमें टूरिस्टिको और अल्बेर्गिएरो अलग उन्होंने लिखा कैटेगरी में और अलिमेंटारे उन्होंने अलग कैटेगरी में लिखा है। मींस के कानून के मुताबिक जरूरी नहीं है कि आप टूरिस्ट प्लेस पर ही आपका डोनर पिज्जा कबाब वो स्टाजोनाले, मतलब उन्होंने जो है वो नॉन स्टाजोनाले जी, स्टाजोनाले जो नॉन स्टाजोनाले ना लवोरो सुबोर्डिनातो, उसमें जितने भी इन्होंने सेक्टर मेंशन किए हैं, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे, मैकेनिका का जितना भी इंडस्ट्रिया मैकेनिका है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं, जितना भी इंडस्ट्रिया मैकेनिक है उसमें सारा इंक्लूड है। उसके बाद एडिलित्सिया जो कि पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शंस की जितनी भी यहाँ पर पाकिस्तानी हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस की कंपनी बनाई हुई है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट जो देखने वाली वो ये है कि एक तो आपने जो आमदन गवर्नमेंट को शो करनी है जिसको वुलूम दफारी कहते हैं। आप इस तरह नहीं होता कि आपके पास 2 या 3 बंदे काम कर रहे हैं और आप उसका जो लीगल टैक्स है जिसको इटालियन ज़बान में कॉन्ट्रीब्यूटी कहते हैं वो आप पे कर रहे हैं और आप 5 बंदों को बना लें। इस तरह कभी नहीं होता ना। हमेशा उन्होंने देखना है कि आपका जो वुलूम दफारी है, आपकी जो आमदन है वो कितनी सर्कुलेट करती है और उसके साथ जैसे आप मिसाल के तौर पर जब इमिग्रेशन खुलती है ओपन इलीगल बंदों के लिए, तो आपको कहते हैं कि आपका खुद जो है वो 20,000 होना चाहिए, 27, वो कम से कम मैं और महमूद भाई तो कभी नहीं बोल सकते ना 20 और 27 वाला मसला। तो इसी तरह उन्होंने कंपनी की आमदन देखनी है कि आया उसकी आमदन इतनी है या नहीं है, एक। और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले सालों के बनिस्बत ऐड की गई है वो ये है कि जितने भी मालकान हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, उन्होंने जो आपका जॉब सेंटर है चेंट्रो पर लिम्पिएगो, उन्होंने वहां पर अपना जो वर्कर है, इस पर इरफान साहब मैं आऊंगा, ये पूरी डिटेल है, इस पे ऊपर बहुत से पॉइंट्स हैं कि ये शर्तें वो पूरी करेंगे तो वो होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप ज़ाहिर है वहां पे इटली में आपने अपनी बेसिक एजुकेशन स्कूल लेवल से शुरू की है और माशाल्लाह इटली की जुबान पर आप दोनों को पूरी दस्तरस है। मैकेनिका जो है, इसमें मेटल मैकेनिका क्यों लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? मैकेनिका क्यों किया है? मैकेनिका तो बड़ा जेनेरिक सा बन जाता है, मैकेनिक पर ही आता है। मेटल मैकेनिक में खराद भी आ जाता है, वेल्डिंग भी आ जाती है, सल्दातुरा भी आ जाता है, आप जो सराह करते हैं वो भी आ जाता है। तो क्या ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला नहीं है या आपको कंफर्म है कि सब कुछ ही आ जाता है? क्या कहेंगे इरफान साहब? वो जैसा कि स्नैन ने एक बड़ा पॉइंट वाली बात किया है कि चूंकि ये सारी इमिग्रेशन जो है वो जब आप जमा करानी ऑनलाइन सबमिट करनी शुरू करेंगे, 27 मार्च से गालबन डेट बता रहे थे और ये एक वीक सिस्टम चलता रहता है। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो स्टाजोनाले जो वो होंगे 9 बजे, इसी तरह उसके बाद जो ना वो B2020 फॉर्म है ना जिसमें ये सारे सेक्टर उन्होंने इंक्लूड किए हैं। जब अब फॉर्म आपने ओपन करके फिलअप करना शुरू करना है तो उसमें आपको जैसा कि महमूद भाई पता है कि हर सेक्टर का एक कोदिची अतेको होता है ना,
तो उस कोदिचे अतेको के थ्रू ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका जो विजूरा का मेराले है, जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, जो कॉमर्स हाउस ऑफ कॉमर्स में जो है वो जमा होता है, तो उसके मुताबिक जब वो एक ही होगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनली मेरा ख्याल यही है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक, सिर्फ एज अ मैकेनिक नहीं, उसमें सारा मेटल मैकेनिक हो जाए ना, ये मेरी अपनी एक राय है। लेकिन 100% इसकी श्योरिटी जो है, जब हम इसको दरख्वास्तों को ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो फिर जो है उसमें पता चलेगा। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे, अगर अभी इस वक्त कोई मुझे बंदा फोन करता है, वो कहता है कि जी मेरे कजन की वहां पे फैक्ट्री है, वो सल्दातुरे का काम करता है, तो आप मुझे बताएं, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे वो जाके इन्फॉर्मेशन ले कि मैं इसमें आता हूँ या नहीं आता हूँ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो अगर उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सीधा प्रेफेक्चुरे को मेल कर सकता है, क्योंकि ये सारा कुछ प्रोसेस गवर्नमेंट के ऑफिस में होता है, गवर्नमेंट का या डीपीएल जो है, इंस्पेक्टोरातो टेरिटोरियल दे लोगों। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने मैकेनिका और मेटल मैकेनिका का आपने सवाल किया है, मेरे ख्याल से इन्होंने अगर इसको जनरल रखे और स्पेसिफिकली नहीं गए, वो इसी वजह से गए क्योंकि ये ज्यादा सेक्टर एक ही जुमले के साथ इंक्लूड करना चाहते थे। अब उसकी आप मिसाल इसमें से ले लें कि जब आप एग्रीकल्चर का बोलते हैं, अब आपको पता है एग्रीकल्चर में कम से कम भी 100 कोदिचे और 100 किस्मों का एग्रीकल्चर आता है। हमने आज तक ये सोचा नहीं, लेकिन ये डिटेल में है कि एग्रीकल्चर में वो भी आता है जो लोग एग्रीकल्चर का बाद में फैक्ट्रियों में भी उसको एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो प्रॉपर जाकर कैंपों में, ग्राउंडों में जाकर पेरे वगैरह कोलियर करते हैं उनका नहीं, लेकिन जिनको फैक्ट्री भी है एग्रीकल्चर की प्रॉपर, वो भी इस एग्रीकल्चर के सीजनल में एंटर होते हैं। तो आई थिंक मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस कानून को पढ़ने के बाद के, ये मैकेनिक से एक वास्ट तो जो है ना, ज्यादा सेक्टर्स को एक ही जुमले में और एक ही जगह पर इंक्लूड कर रहे हैं। इरफान साहब, ये जो करैक्टरिस्टिका नवाले है, कांतेरिस्टिका नवाले, इसमें कैसे हमारे पाकिस्तानी किससे रब्ता करें? मतलब ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी ऐसी फर्म बना के बैठे हुए हैं मछलियां पकड़ने वाली। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इटली में रहता हूँ, मैं अपने किसी कजन को बुलाना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं एलिमेंटारी की तरफ दौड़ूं, मुझे इसमें ज्यादा चांसेस हैं मैं इनकी तरफ जाऊँ, क्या मशवरा देंगे? वो मैंने भी पहले माहिगीर कहा है, लेकिन वो बाद में मैंने जो है वो पढ़ा है, लेकिन वो मछलियां पकड़ने वाले नहीं है गालबन। ये जो शिप कंपनी जो शिप बनाती है ना, तो उसके हवाले से जो है ना, वो जो खुश्की पर शिप बनाते हैं, यही हुआ कि वो जहाँ पे वो प्रोफेशनली काम करते हैं। और मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है कि हम तो फिर नॉर्थ इटली में ज्यादा रहे हैं। पाकिस्तान इटली जो है वो काफी बड़ा है, और जो बंदे अनकोना या सिचिलिया या कलाब्रिया, ये जो जितने भी रिजोने हैं, जो भी इन रिजोने में रहा है, पूलिया वगैरह में, वहाँ पर ऑब्वियसली हम चूंकि ज़्यादातर एमिलिया रोमानिया और लोम्बार्दिया में रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर का काम या मेटल मैकेनिक का काम ही यहाँ पर मिलेगा। तो जिन इलाकों में हमारी पाकिस्तानी, और सिर्फ ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के हवाले से ना देखें, क्योंकि इमिग्रेशन जो है ये सारे गैर मुल्कियों के लिए, जितने भी तारकीन वतन है सबके लिए है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर समंदर है वहाँ पर शिप बनाने वाली कंपनियाँ भी होंगी, तो शिप बनाने वाली कंपनियाँ जितनी भी हैं उनसे वो जो है रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, नीचे बहुत से लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे जर्मनी से लोग पूछ रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया हुआ है, और इटली से भी लोग पूछ रहे हैं कि हमने असाइलम अप्लाई किया हुआ है, तो क्या हम इसको चेंज करवा सकते हैं? कन्वर्सियोने का एक सेक्शन तो है, लेकिन वो कन्वर्सियोने है अगर आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस पर मैं पूरा एक क्वेश्चन भी करूंगा, इसको पूरा हम लहरा से डील करेंगे। पहले इन लोगों को जवाब दे लें कि जो लोग यूरोप में मुकीम हैं या जो लोग इटली में भी मुकीम हैं, और क्या वो कोई उनके पास तरीका है कि इस इमिग्रेशन से फायदा उठा अपनी इमिग्रेशन जो जी, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने असाइलम अप्लाई की है किसी भी यूरोपियन कंट्री में, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस डिक्रेटो प्लूसी के जरिए से अपने डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करवा सकें या अपने डॉक्यूमेंट ले सकें। सो वो बिल्कुल इस कानून से बाहर है। सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। क्योंकि बजाय इसके कि हम इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते रहें कन्वर्सियोने के हवाले से, मैं अभी पूछता हूँ इरफान राजा साहब, ये कन्वर्सियोने का एक बकायदा 6000 का कोटा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो लोग तिरुचिनियो पे आए हुए हैं, जो लोग स्टडी वीजा पे आए हुए हैं, या जो लोग यूरोप से मतलब ग्रीस का उनके पास फॉरएवर का डॉक्यूमेंट है या कुछ तरह का, वो चेंज करवाना चाहिए। तो ये आप थोड़ा कन्वर्सियोने को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कौन लोग। कन्वर्सियोने का यही है कि जो दूसरी मिसाल के तौर पर जिनके पास दूसरी इकसाम की सुजोर्नो है, परमिसरी सुजोर्नो, टीटोलो दी स्टूडियो है, जो प्रॉपर मैंने वो स्पेसिफिकली
और जो परमेसो दी सोजोर्नो तिरोचिनांते है तो वो भी गालबन स्टूडियो में इंक्लूड होती है। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ वही किस्म की सोजोर्नो है ना। अगर कोई मिसाल के तौर पर बंदा कहे कि मेरे पास इंसानी हकूक की सोजोर्नो है, या मेरे पास प्रोटेक्शिone sussidiaria की, या motivi umanitari की, या asilo politico, तो उसका कन्वर्सियोने जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो तो वैसे भी जो है ना, वो तो वैसे भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सॉरी अगर वो तो इमिग्रेशन अगर आपकी नहीं भी ओपन नहीं भी है इमिग्रेशन, तो फिर भी आप जो है अपनी सोजोर्नो अपने वो बूस्ता पाका वगैरह लगाकर जो। लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा जोर दें इस पर, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट आके पढ़ते रहते हैं, तोरिनो यूनिवर्सिटी में है और जगह पे हैं, लेकिन वो इसको ज्यादा ना दिलचस्पी नहीं लेते कि यार ये पता नहीं यार क्या है। तो मेरे ख्याल में हमें उन्हें मशवरा देना चाहिए कि करवा लें यार। जी बिल्कुल मशवरा देना चाहिए, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट आया है इटली में स्टडी वीजे पर, तो उसको इटली के मुस्तकिल कागज लेने के लिए सबसे एक तो ये तो एक बहुत आसान तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने बाकायदा डिग्री लेनी है, और जिस सब्जेक्ट की उन्होंने वो डिग्री लेनी है उसमें फिर 2 साल जॉब करनी है, और फिर उनको मुस्तकिल डॉक्यूमेंट जो है वो इटली के मिलेंगे। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है कि परमेसो सोजोर्नो मोटिवो दी स्टूडियो को कन्वर्सियोने चेंज करवाने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर भी काम का कॉन्ट्रैक्ट उनको चाहिए, किसी भी सेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो, 20 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो जो है अपने डॉक्यूमेंट जो वो चेंज करा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में चेंज करवाने भी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इटली में लीगल वीज़े पर इटली आए हैं और जिनके पास स्टडी की सुजोर है। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं जी आप लोगों की मुस्बत सोच का सलाम, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको मजीद आसानियां पैदा करे। दिलावर यकूब साहब कह रहे हैं जी इटालियन में गुफ्तगू ना करें जी, हम इटालियन टर्मिनोलॉजी है वो उसको तो आप चेंज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लोग जो दिलावर यकूब साहब इटली में मौजूद हैं उनको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी नुल्ला उस्ता। अगर हम उर्दू में 4 दफा समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी मसला हो जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी जो है उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि वो इटालियन में समझाएं, बाकी तो सारा हम उर्दू में ही वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अरसलान साहिब साहब बहुत शुक्रिया। इमरान मानी साहब कह रहे हैं जी नुल्ला उस्ता इशू हो गया लेकिन एम्बेसी में शो नहीं हो रहा, बोलोनिया प्रेफेक्टूरा में एंट्री नहीं देते, कैसे पता करवाएं? जी इनका जवाब देना चाहेंगे आप हुसैन साहब? जी मेरे साथ भी ऐसा एक्चुअली 1-2 मेरे केसेस ऑफिस में जो है उनमें नुल्ला उस्ता इशू कर दिया प्रेफेक्टूरे ने, लेकिन एम्बेसी तक नहीं पहुंचा। वो एक आपको पता है, अब नुल्ला उस्ता फैमिली हो, सीजनल हो, इमिग्रेशन का हो, जो सा भी नुल्ला उस्ता है वो आप ऑनलाइन पैक के जरिए इशू करते हैं। आपको फिजिकली वो नुल्ला उस्ता नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एम्बेसी में भेजते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि वो नुल्ला उस्ता नहीं पहुंचता, तो उसका सीन ये होता है उस केस में अर्जेंट बेस पर आपने उनको एक पैक भेजनी है, प्रेफेक्टूरे को पैक भेजनी है किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिस से, और उनको बताना है कि एम्बेसी में नुल्ला उस्ता नहीं पहुंचा, इस तारीख को हम आए थे, तो वो दोबारा नुल्ला उस्ते को री इशू कर देते हैं। अभी इसी के साथ मैं जोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन जो कि इस कानून में भी लिखा हुआ है, और एक टाइम लिमिट इटली ने इशू की थी कि अगर इतनी देर के अंदर अंदर नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली वो नुल्ला उस्ता इशू हो चुका हुआ है। इसमें भी लिखा हुआ है, वो क्या है, कैसे पता चलेगा कि मेरा वो, अगर आपको जवाब नहीं देते, रिफ्यूज नहीं करते आपका इतने दिनों के अंदर अंदर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इशू होकर एम्बेसी तक चला गया? आपको जब आप दुमानदा फिलअप करते हैं और नुल्ला उस्ता का आप रिक्वेस्ट करते हैं, ये इनका मॉड्यूल हो, उस वक्त उसके अंदर आपने अपनी एक ईमेल और पैक डालनी होती है। जिस वक्त आपको नुल्ला उस्ता इशू हो जाता है, आपको प्रेफेक्टूरा एक ईमेल भेजता है और आपको वो इतला देता है कि आपका नुल्ला उस्ता हमने इशू कर दिया। आप अपनी प्रोफाइल में जाकर वो नुल्ला उस्ता देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये चीज याद करूं, बेशक पिछले साल भी ये कानून था और इस साल भी है कि इतनी देर तक अगर ना क्लियर हो तो वो नुल्ला उस्ता इशू कर देते हैं, लेकिन वो उस मुकर्रर टाइम के अंदर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने साथ में ये लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी चीज की क्लैरिफाई चीज नहीं हो रही, कोई हमने तहकीकात करनी है, तो उस सूरत हाल में टाइम ज्यादा हम ले सकते हैं। और वैसे भी महमूद भाई, इटली में बहुत ज्यादा कानून हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की तरह बने हुए हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है ना। ठीक हो गया। समर खान साहब कह रहे हैं जी थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि जो लोग इटालिया में इलीगल हैं वो इस लॉ में लीगल नहीं हो सकते। रियली अप्रिशिएट जी समर खान साहब, बिल्कुल आपको ठीक समझ आई है। राशिद भट्टी साहब कह रहे हैं जी 3 हीरे इकट्ठे कर लिए हैं जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू जी राशिद भट्टी साहब। अच्छा, ये जो माल्टा की सोजोर्नो तब्दील हो सकती है या नहीं, मुरीद हुसैन साहब पूछ रहे हैं।
माल्टा की अगर फॉरएवर की होगी तो क्यों नहीं होगी? क्या कहते हैं इरफान यात्रा जैसा? माल्टा यूरोपीय यूनियन में ही आता है। माल्टा यूरोपियन यूनियन में आता है, लेकिन मैंने 15 साल के कैरियर में माल्टा के किसी भी जो है ना अपना जो लीगल तौर पर रह रहे हैं उनका कारतदी सुजोर्नो मैंने नहीं देखा ना पर्सनली तौर पर। लेकिन अगर माल्टा की नेशनैलिटी पर आप यूके आकर लीगल तरीके से रह सकते हैं, अगर माल्टा के कारतदी सुजोर्नो पर आप जर्मनी या फ्रांस में काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली माल्टा के कारतदी सुजोर्नो जो वहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। चूंकि मेरे अपने करियर में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे अपने करियर में जो है वो यूनान के काफी ज्यादा दोस्त हैं जानने वाले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे यूनान के अनलिमिटेड कारतदी सुजोर्नो और जिन्होंने चेंज करवाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुरीद हुसैन साहब, आप अपनी सुजोर्नो को देखेंगे उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, अगर वो फॉरएवर वाली एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि टोटल फ्लूस में कन्वर्सिone में 200 permessi di soggiorno टोटल कोटे में 82,000 में 200 permessi di soggiorno चेंज हो सकती हैं यूरोपियन ममालिक की, लेकिन वो वाली जो कि यूई लॉन्ग पीरियड के लिए इनलिमिटेड है। नॉर्मल अगर आपके पास 6 माह की, साल की, 2 साल की सोजोर्नो बिल्कुल वो जैसे मतलब जिसको हम आसान लफ्जों में कारतदी सुजोर्नो कह सकते हैं। लेकिन हसनैन भट्टी साहब 200 भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग अक्सर करवाते ही नहीं है क्योंकि कस्तूरे के पास जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोटा पड़ा हुआ है, कोई आगे अप्लाई नहीं करता। तो हमारे लोग इटली को प्रेफर नहीं करते, ज्यादा लोग जर्मनी वगैरह चले जाते हैं कि चलो जी जर्मनी एक अच्छा मुल्क है। तो स्वीडन बड़ी आवाम गई है हमारे पाकिस्तान में, जर्मनी बड़ी गई। अंसर ताड़ा साहब जी सबको कह रहे हैं जी ग्रेट भाईजान इरफान याद साहब, हसनैन भट्टी साहब, अंसर साहब अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त तारक साहब देख रहे हैं जनाब, बड़ी खुशी वाली बात है। भट्टी साहब, राशिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है, अच्छा वो साथ में तर्जुमा भी कर रहे हैं जी, पैक का मतलब है कि रजिस्टर्ड ईमेल होनी चाहिए और सुजोर्नो का नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना वो राशिद भट्टी साहब को भी आपने लेना इंटरव्यू। सुजोर्नो का मतलब है कि वर्क परमिट होना चाहिए जी। वेरी गुड। अच्छा सर, टाइम वो फ्लाई कर रहा है और हम साथ साथ आपके क्वेश्चन भी ले रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। अब हसनैन भट्टी साहब आप एक्सप्लेन करेंगे जो इरफान यात्राना साहब कह रहे थे कि उन्होंने शामिल तो किया है लामहदूद मुद्दत का फॉरएवर का मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 3-4 अड़चने बीच में डाल दी हैं कि जी पहले आप पता करवाएं कि उस फील्ड में कोई बंदा तो नहीं है उधर, आप सेंट्रो पेलिम्पिego को लेटर लिखें, फिर वो आपको जवाब दें, फिर आप उसका इंटरव्यू करें कि वो बंदा अगर कहें कि जी हमारे पास बंदे हैं तो आप इंटरव्यू करके उनको इंटरव्यू में फेल करें। तो ये तो ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, वो पहले अप्लाई करेगा और सारा कुछ 27 से पहले आपने अप्लाई भी करना है, तो ये क्या तरीका होगा? बेसिकली ये जो कानून है ना कि आपने सेंट्रो पेलिम्पिego में से पहले वेरीफाई करना है कि क्या कुछ वर्कर अवेलेबल हैं या नहीं, ये बेसिकली सन 2000 का कानून है। जब इन्होंने इमिग्रेशन उस वक्त खोली थी, उस वक्त भी टेस्ट तो उन्हीं को में ये मौजूद था कि जो कंपनी बाहर से ममालिक से बंदा मंगवाना चाहती है उसने पहले वेरिफिकेशन करना है। लेकिन जैसे इरफान भाई बता रहे थे, आज तक इसको लागू नहीं किया गया कभी भी किसी भी इमिग्रेशन में। इस साल इन्होंने लागू किया है, तो इस पर टाइम यकीनन ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि इधर भी आपको बताया इटली में काफी ज्यादा, अगर आप सियासी लेवल पर लेकर आए तो मैं ये समझता हूँ कि जो इटली की इस वक्त हुकूमत है उसने रेडितो दी चित्तादिनांसा को एलिमिनेट करने के लिए ये काम किया। लेकिन अगर कानूनी तौर पर इसको देख कर आए तो टाइम जारी बात है जाया होगा, लेकिन काफी पहले भी ममालिक है, कनाडा में इस तरह का तरीका चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि आपने लोकल लेवल पर पहले देखना है अगर कोई आपके पास अवेलेबल है वर्कर उस शोबे में जिसकी आपके रिक्वायर कर रहे हैं, आपने वो वेरिफिकेशन कैसे करनी है। मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अलाउ कर दिया हुआ है जो कि आपने फिलअप कर लोकल ufficio di quello का जो कि माजी में नहीं था, जॉब सेंटर है, आपने रिक्वेस्ट करनी है। अब उसमें 3 केस आते हैं, 3 सूरत हाल है। पहला है कि आपको सेंट्रो पेलिम्पिego आपके आस्क करने के बाद, पूछने के बाद 15 तक कोई जवाब नहीं देता। अगर आपको वो जवाब नहीं देता आप ओके हैं, आप दुमानदा कर सकते हैं, इमिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड सूरत हाल, आपको वो कोई रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं ये आपका वर्कर है, ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपके लिए सूट करता है, आप उसकी कोलोक्वियो करते हैं, उसके मीटिंग करते हैं, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके लिए ठीक नहीं है, आपने लेटर लिखकर बताना है कि मैं इस वर्कर को नहीं रख सकता। तीसरी सूरत हाल, वो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, आप वेट करते हैं वर्कर का, 20 दिन तक वर्कर आपके पास नहीं आता, आपको नहीं मिलता, फिर भी आप ओके हैं। अब इसमें एक चीज ऐड करूंगा जो कि बहुत जरूरी है,
वो ये है कि जब आपने सबमिशन करनी है इमिग्रेशन की फ्लूसी की ऑनलाइन फिलअप करनी है, उसमें आपने सिर्फ आउटो डिक्लेरेशन खुद लिख कर देना कि जी मैंने चेंट्रो पैरालिम्पियागो जॉब सेंटर से रब्ता किया है, मुझे उधर से कोई जवाब नहीं आया, उसके नीचे मालिक ने साइन कर सबमिट कर देना कि मैंने ये कोशिश की है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल मतलब 15 दिन के अंदर अगर वो जवाब नहीं आता ना, जवाब नहीं आता तो। लेकिन जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सूरत जब आप सीजनल बंदों को बुला रहे हैं उसके लिए आपको रिक्वायर नहीं है। उस सूरत में जब आपका दुमानदा जो है वो आपके कोर्ट डायरेक्टर वगैरह वो एसोसिएशन कर रहे हैं उन मार्कों के एग्रीकल्चर के और टूरिज्म सेक्टर के जिनके साथ वो एसोसिएटेड है और जिनके जरिए वो दुमानदा कर रहे हैं, उस सूरत में इन्होंने ये फॉर्म फिलअप नहीं करना, ये रिक्वायर उन्होंने जाकर जॉब सेंटर से नहीं लेना है। बहुत शुक्रिया सैन भट्टी साहब, बड़ी अच्छी तफसील से आपने बताया। इरफान राजा साहब, मैं इसी क्वेश्चन को आपकी तरफ लेकर आता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मेरी कंपनी है और मैंने किसी का अप्लाई करना है तो मुझे पता है कि ये अर्चन पढ़ सकती है, टाइम जाया होगा, तो मुझे अभी से चेंट्रो पैरालिम्पियागो को लेटर नहीं भेजना चाहिए कि भाई बताओ मेरे पास अगर कोई वर्कर है तो भेजो वरना मैं अप्लाई करने लगा? देखिए फॉर्म जो है ना वो ऑलरेडी इस डिक्रेटो में मौजूद है, वो मैंने डाउनलोड भी किए थे और मैंने देखे भी हैं प्रॉपर कि जिस पर आपने जो सबमिट करने हैं चेंट्रो पैरालिम्पियागो को। पहले हमेशा इस तरह होता था कि चेंट्रो पैरालिम्पियागो को आपने मुतला करना होता था, इतला देनी होती थी। इस दफ़ा उन्होंने फॉर्म ऐड कर दिए। मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है अगर किसी भी कंपनी के पास अगर आमदन वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी है और वो किसी दूसरे मुल्क से जो है वो वर्कर लेकर आना चाहते हैं तो इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी चाहिए और अभी से जो है वो फॉर्म सबमिट कर देने चाहिए ताकि बस किसी भी सूरत में जब उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उनके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी होए। मेरे ख्याल में ज़्यादा इसी तरह होगा कि 15 डेज़ के अंदर चेंट्रो पैरालिम्पियागो का कोई भी बंदा जो है वो इतने एक्टिव नहीं होते ये इदारों वाले कि वो फ़ौरन बैठे हुए और आपकी ईमेलों का जवाब दे दे। ज़्यादा इसी तरह ही होगा कि जवाब ना आने की सूरत में मालिक ने जो है वो बयान अल्फी आउटो सर्टिफिकेशन जिसको इटालियन में कहते हैं वो फिल अप करके तो जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ जो अटैच करनी होगी। जी, मैं आप दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो अर्चन उन्होंने डालने की कोशिश की है, जैसे भट्टी साहब ने बोला और इरफान यादराजा साहब ने भी कंफर्म किया कि ये सीजनल वर्क के लिए नहीं है। जो नॉन सीजनल वर्क है यानी जो मुस्तकिल वीजा निकलवाना है उसके लिए अगर आपके पास कोई ऐसी कंपनी है, आपके पास आपका जो कोई रेस्टोरेंट है या अगर आपके पास कोई एडिलिसिया की कंपनी है या मैकेनिका का है, तो सबसे पहले तो ये है कि फौरन से पहले आप ये कोशिश करें कि अपने कमर्शियलिस्ट के जरिए पता करवाएं कि आपकी कंपनी उस कैटेगरी में आती है या नहीं। और दूसरा जो है वो अभी से जो फॉर्म वगैरह मौजूद हैं उनके तहत आपको ये राइट हासिल होगा कि आप इंटरव्यू करने के बाद भी कह सकते हैं कि ये बंदा मेरे काम का नहीं है, मुझे बंदा पाकिस्तान से ही चाहिए। तो आपको अभी से ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू कर देना चाहिए। जी भट्टी साहब, एक जेनेरिक हम ज़रा लाइव ये सेशन चला रहे हैं, लेकिन यह कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें फलां बंदा ये ऑफर कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है। तो एक तो यह है कि ऑब्वियसली ये कानून उसकी भी कोई वजह है कि क्यों बंदा प्रेफर करते हैं। तो पहले ये बताएं कि जो बंदा यहाँ से अप्लाई करेगा उसको पाकिस्तान में मौजूद अपने रिश्तेदार से या अपने जो वर्कर है उसका क्या चाहिए? कुछ भी, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए? जी बिल्कुल। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा कजन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कजन किसी तरीके से इटली पहुंच जाए, तो मुझे उसके पासपोर्ट की फोटो कॉपी चाहिए, दैट्स इट, सबमिशन करने के लिए। कुछ एक कैटेगरी है स्पेसिफिकली जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे ट्रांसपोर्ट का आपने कहा कि लाइसेंस जी, उस सेक्टर में अगर आते हैं तो जारी बात है आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, सनद चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ट्रांसलेट चाहिए। लेकिन जनरल जो हमने जिस सेक्टर्स पर हम फोकस दे रहे हैं नॉन नहीं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो इंटरनेशनल लाइसेंस अगर उनके पास असल है तो उस पर वो भी इंक्लूड हो सकता है। 8% लोगों के पास नहीं होता वो चीकू चीबी इसके लिए जरूरी हो गया वो। अच्छा। जी चीकू चीबी जो है ना वो आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी, वो भी इसमें लिखा हुआ है। वो तो या तो कोई ऐसे बंदा हो जो कभी ग्रीस आया हो या यूके आया हो और वो अपना लाइसेंस ले गया हो तो वो कहेगा कि मेरा लाइसेंस वैलिड है। अब बहुत मुश्किल है वो। अगर इस जाके देखें तो दुबई वगैरह का भी वैलिड नहीं है। अगर आप मतलब ये मेरे ज्यादातर जो है वो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है ना, या फिर श्रीलंका का है, श्रीलंका का अगर किसने लिया होगा तो वैलिड होगा। 4 से 5 कंट्री थी, तुनिसिया था, इसमें अल्बानिया था, श्रीलंका और 1-2 और कंट्री है बस टोटल इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सॉरी
बिल्कुल सही हो गया। तो आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। ठीक हो गया। ये जो आप शुरू में कह रहे थे रंजन साहब के, हमने इसी पे बात पे गौर किया कि इटालियन एम्बेसी वीजा नहीं देती और वो इंटरव्यू करना शुरू कर देती है। अगर ऐसी सूरत में अगर वीजा रिजेक्ट होता है तो इटली में तो किसी वकील से रब्ता करना चाहिए कि भाई ये क्यों हो गया। मतलब किसी भी कानून में ये तो नहीं लिखा हुआ कि उसे लैंग्वेज आनी चाहिए या उसे नहीं, एक तो ये है कि इस पर मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर आप अपने किसी भी अजीज़ व अकारब को यहाँ से नुल्ला उस्ता वर्क परमिट जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं, तो कम से कम उसको ये तो पता होना चाहिए कि वो वहाँ पर क्या जाकर करने लगा है। मिसाल के तौर पर उसने जाकर रहना कहाँ पर है, जो 4-5 जनरल इंफॉर्मेशन है कि उसको पता होना चाहिए कि उसने नाशपाती तोड़ने जाना है या सेब तोड़ने जाना है, या फिर उसको पता होना चाहिए कि उसने रहना कहाँ पर है, या उसको मालिक का नाम पता होना चाहिए। चूँकि इसमें मिडल मैन वाला तो चक्कर कोई नहीं है, ये तो कानूनी तौर पर तो डायरेक्ट मालिक जो है उसका और डायरेक्ट वर्कर का जो है आपस में रब्ता होना चाहिए ना। तो ये तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि वो किसी भी सेक्टर का जब नुल्ला उस्ता भेजे, ट्रांसपोर्ट का हो या दिलीत्सिया का हो, तो कम से कम इतनी जानकारी ज़रूर उसको फराहम करें ताकि अगर उससे कोई सवालात जवाब पूछे जाएं तो वो कम से कम उनके जवाब देने का जो है वो कम से कम वो जवाब दे सके। और दूसरे नंबर बहुत जबरदस्त बात की है इरफान रंजा साहब ने, इसको बल्कि नोट कर लें जो हमारे सुनने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको कोई रिफ्यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका वीजा निकला हुआ है कि आपने जाके कंस्ट्रक्शन का काम करना है और अगर आपको एम्बेसडर पूछता है कि भाई आप किधर जा रहे हो, तो आप कहो नहीं जी मेरे चाचे ने पुत्र ने वीजा कटवा देता है, तो वो तो और इतने पैसे ले ये जो है ये इसने तो इसका मतलब है जिंदगी में कभी थोड़ी भी नहीं पकड़ी, जो है वो कांडी भी नहीं पकड़ी, इसको तो सीमेंट मारना आता ही नहीं है, तो इसको वीजा किसने निकलवा दिया, तो फौरन शक पड़ जाएगा ना कि ये बंदा जो है बेसिकली तो ये इमिग्रेशन जो प्रोफेशनल है उनके लिए ना, जो किसी भी प्रोफेशन के माहिर है उनके लिए जो है ये सारा सिस्टम है ना। तो उसके बाद जो सवाल आपने पूछा है, देखिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ऐसे नुल्ला उस्ता है फैमिली के हवाले से भी जो बिला वजह रिजेक्ट कर दिए गए हैं, काम के हवाले से जो बिला वजह रिजेक्ट कर दिए गए हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट के लीगलाइजेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इटली में ये कानून है, ये पूरी दुनिया में जब भी आपका कोई भी इदारा आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट कोई फैसला करता है तो उससे जो अगला इदारा है वो सुप्रीम इदारा जिसको हम समझते हैं वो अदलिया का है, तो वहाँ पर जितने भी इस तरह के मामलात रिजेक्ट होते हैं उसके बाद आपने रिकोर्सो करना होता है, जो कि रिकोर्सो अल्तार जिसको कहते हैं। वो रिकोर्सो अल्तार जो है हमारे बहुत ज़्यादा बंदे जो है वो अवॉइड कर जाते हैं। एक तो जाहिर सी बात है उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, 800-900 यूरो तो आप सिर्फ उसकी जो उस पर बोलो वगैरह लगती हैं, और उसके बाद जो लीगल एडवाइज़र है वकील की फ़ीसें अलग होती हैं। लेकिन ये मैं आपको बात ज़रूर कहूँ कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं और आप अपने हक पर हैं तो उस पर टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन वो अदालत जो है जब फैसला करती है आपके हक में तो फिर किसी तरीके से जो है वो एम्बेसी आपका फैसला रोक नहीं सकती। तो अगर आपका बिला वजह रिजेक्ट हो तो बिल्कुल, माजी में इस तरह के जितने भी केसेस रिजेक्ट हुए हैं फैमिली के, वो तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने जो है वो जो भी अपील करता है उसके हक में फैसला दिया है। लेकिन जो नुल्ला उस्ता सजनाले का मसला है वो ये है महमूद भाई कि मिसाल के तौर पर ये एक सीजनल काम के होता है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर का काम जो है वो अक्टूबर तक तकरीबन ख़त्म हो जाता है, जो पीक होती है काम की मिड अक्टूबर तक। तो अगर आपका रिकोर्स हो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस बुनियाद पर भी रिकोर्स रिफ्यूज़ किए गए हैं क्योंकि आपके जो टाइम है जिस पर आपने काम करना आना था। ये 2013-14 में इस तरह जब पहले केस पाकिस्तानियों के रिजेक्ट होना शुरू हुए हैं और पाकिस्तानियों ने ये अपीलें की भी हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी ये अपीलें अदालत ने भी पास नहीं थी की। तो इस हवाले से जो मैं बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान यात्रा साहब। मैं भट्टी साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमारे सब बहुत से लोग जो है ना वो बड़ी मेहनत से वीजा भी निकलवा के आ भी जाते थे, और जब वो लैंड कर जाते थे तो वो समझते थे कि हमारा काम अब हो गया, यूरोप हम पहुंच गए हैं और क्या जरूरत है। बहुत से लोग 80-90% लोग अपने प्रेफेक्चुरे जाते ही नहीं थे उस वीजे को अप्लाई करने के लिए। एक तो आप लोगों को ये बताएं कि ये जो कन्वर्सियों है उन लोगों के लिए भी होती है जो वो सीजनल, चाहे आप सीजनल वर्क पर भी आए हुए हैं तो कोशिश करें कि लीगल प्रोसेस सारे का सारा करें। आप वो सोजोर्नो जरूर लें, चाहे वो 6 महीने की हो या 9 महीने की हो,
वो आपके पास इटली का एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको मौका देगा कि अगले साल आप कन्वर्सियों करवा सकेंगे। और दूसरा यह है कि आप एक बकायदा लीगल तरीके से इटली में मौजूद होंगे। आप ये नहीं कि एक दफा इटली उतर गए तो बस ठीक है अब मैं पहुंच गया हूँ यूरोप। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल जरा एक स्टेप आगे चल जाते हैं फर्दर, कि आपने सीजनल अप्लाई किया वीजा, आपको वीजा मिल गया है, आप प्लेन पर बैठकर इटली पहुंच गए। जब आप इटली पहुंच जाते हैं उसके बाद आपने अपने मालिक के साथ, जिस कंपनी ने आपको बुलाया है, उससे आपने रब्ता करना है। उस कंपनी के मालिक ने या कमर्शियलिस्टा ने आपके साथ मिलकर प्रेफेक्टूरे जाना है। वहां से परमेसो डी सोजोर्नो की किट लेनी है, किट सबमिट करवानी है। सबमिट करवा कर आपको फिंगरप्रिंट्स का टाइम मिलता है। फिर आपने परमेसो डी सोजोर्नो स्टाजोनाले आपको मिल जाती है, 3 माह की, 6 माह की या मैक्सिमम 9 माह की आपको वो परमिट ऑफ स्टे दे देते हैं। अब जब वो परमिट ऑफ स्टे मिल जाती है उसके दौरान जाहिर सी बात है आपका, जब आप प्रेफेक्टूरे से हो लेते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है उस मालिक के साथ। हर साल जब ये फ्लूसी का कोटा इटली में निकलता है, उसमें एक कोटा उन्होंने रखा होता है कन्वर्ट करने का परमेसो डी सोजोर्नो सीजनल इन लबोरो सुबॉर्डिनातो, जिसको पक्के पेपर कहते हैं। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये जरूरी है कि कम से कम 3 माह आपने लीगल उस मालिक के साथ लास्ट ईयर काम किया हो, इस साल भी। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप इधर पहुंच जाए और आपके साथ मालिक आपके साथ हो, कंपनी आपके साथ अटैच हो, तो उसके साथ आप इस सारे प्रोसेस को एंड तक लेकर जाएं, ताकि नेक्स्ट ईयर आपकी वो बेसमेंट बन जाए कि आपको फिर परमेसो डी सोजोर्नो रेगुलर वर्क परमिट मिल जाए और सीजनल ना मिले। क्योंकि सीजनल अगर आप कन्वर्ट नहीं करवाते तो जब सीजनल परमिट फिनिश होगी तो आप इलीगल अगेन हो जाएंगे, वरना आपको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि आप लोग इसको सिर्फ यही सिंपली ना लें कि जी आप आ गए हैं और आप जो है वो मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद किसी चीज़ की। आपको चाहिए कि आप बाकायदा उसको अप्लाई करें और कम से कम 3 महीने का उसके साथ मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखें, ताकि आपको बाद में अगले साल ये मौका मिल सके कि आप अपनी सोजोर्नो कन्वर्सियों करवा सकें और आपको पक्के, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि आप वहाँ पे पक्के हो जाएं और पक्के होके जनाब वो दूसरे लोगों के साथ आप भरपूर तरीके से रहें। आपने इतनी मेहनत की जहाँ तक पहुंचे, तो आप इसको इस छोटी सी बात के लिए आप ज़ाया ना कर दें। जी राजा साहब, पाकिस्तान का कोटा जो है वो कितना है इटली के साथ, और कितने लोग आ सकते हैं, और क्या पाकिस्तान का कोटा है? पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है मुआहदा, क्या कहेंगे इस पर? जी, पाकिस्तान का जो है वो इसमें मुआहदा साइन हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 44,000 है लबोरो स्टाजोनाले के, तो अगर पहले पाकिस्तानी 44,000 ही वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी है, मैं सीजनल की बात कर रहा हूँ, तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो वो सारे उनको जारी कर सकते हैं। इसमें कोई जैसा कि हर कंट्री का स्पेसिफिक होता है, मेरे ख्याल में इस दफ़ा नहीं है, शायद मैं हो सकता है असनैन मजीद, चूँकि इसकी तफसील जो है वो मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ी ना, लेकिन चूँकि जब भी डिक्रेटो फ्लूसी इमिग्रेशन माजी में खुलती रही है, जो 2009 तक खुली है, डायरेक्ट पक्के डॉक्यूमेंट्स वाली लबोरो डोमेस्टिको में बहुत ज़्यादा बंदे आते, तो उसमें स्पेसिफिक कोटा होता था, लेकिन इसमें कोटे वाला कोई सिस्टम मैंने तो कम से कम नहीं पढ़ा कि फलां कंट्री के इतने बंदे आ सकते हैं, फलां कंट्री के। जो मुआहदा है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का हुआ है, सिर्फ 2017 और 18 में जो है वो मुआहदे से एक्सक्लूड हुआ था पाकिस्तान, हमारी कुछ अच्छी आदतों की वजह से जो हम यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ पाकिस्तान के मामलात के हवाले से। तो उसके अलावा तो कोई इसमें नहीं है कि वो, बस सिर्फ यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि जितने भी पाकिस्तान बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिनकी बात होती है यहाँ पर एजेंटों वगैरह से, तो सिर्फ इस बात का आप ख्याल रखें कि यहाँ से तो नुला उसका जारी हो जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपने जिससे भी बात करनी है वो वीज़े की बात करें कि वीज़ा जो है वो अगर एम्बेसी आपको जारी करती है तो फिर आप जो भी आपकी कमिटमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे जो है अनफॉर्चुनेटली आखिरी 3-4 सालों से यहाँ से तो डॉक्यूमेंट्स अपने निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका मकसद नहीं पूरा होता क्योंकि इटालियन एम्बेसी जो है वो वीज़ा जारी नहीं करती। बहुत शुक्रिया जी। 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास भट्टी साहब, हमने इसको वाइंड अप भी करना है, तो प्लीज़ आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ये 27 मार्च को जो एप्लीकेशन जानी है, जैसा कि इरफान साहब भाई कह रहे थे कि पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर होती है, तो जिस भी बंदे ने एप्लीकेशन तैयार करनी है उसको 20 के फौरन बाद ही, जब भी ये ओपन होती है मिनिस्टेरो देल इंटरनो की वेबसाइट, तो उसको अपनी एप्लीकेशन तैयार करके रख देनी चाहिए,
या करवा के रख लेनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? जी ये है कि 30 जनवरी से ये उन्होंने वेबसाइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी लिंक्स ओपन कर दी हुई हैं। आप अपनी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो आप अपने दुमानदे जो हैं वो फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। फिलअप कर कर आप उनको उधर सेव कर देंगे और उसके बाद जिस ऑर्डर में आप उनको सेव करेंगे उसी ऑर्डर में वो सेंड होंगे। ये चूंकि कोटा सिस्टम है, इसको कहते हैं क्लिक पे भी। वो जैसे भाई इरफान कह रहे थे, जो पहले आएगा, जो पहले वो पहले पाएगा, कि जोन सा दुमानदा पहले सेकंड्स में, बल्कि सेकंड्स के भी कुछ हिस्से में उनका पहले पहुंचेगा, मिली सेकंड में उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको तरजीह दी जाएगी आफ्टर उसकी रिक्वायरमेंट देखने के बाद। जाहिर सी बात है। तो इस साल डेट एक ही बताइए उन्होंने, 27 मार्च को ही सबके चलने हैं, टाइम भी एक ही है, 27 मार्च को ही चलने हैं। और इसमें अपडेट ये है कि इस दफा लास्ट वीक जो होगा ना, उसमें थोड़ी सी वो चेंजिंग लाएंगे और लास्ट वीक में कुछ दुमानदे जो है वो आप फिलअप नहीं कर सकेंगे। तो बेटर यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने दुमानदे जिन्होंने करने हैं, सेंड करने हैं, तो अपने फिलअप कर उनको वहां पर सेव कर लें और जिस दिन उन्होंने सेंड करने हुए जस्ट 1 क्लिक के साथ वो अपने सारे दुमानदे सेंड कर सकते हैं। 27 मार्च सुबह 9 बजे। सेकंड अपडेट जो इस दफा आई है वो ये भी है कि इसकी एक्सपायरी डेट इस दफा उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक रखी है, लास्ट डेट इन दुमानदों को सबमिट करने की। बहुत शुक्रिया। कामरान जाहिर साहब कह रहे हैं जी, गुड वर्क गाइस, गुड टू सी यू बैक इन एक्शन. Ragazzi siete molto bravi, ma da tanto tempo già passato che non ci siete. Bravissimi ragazzi. एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा भाई महमूद, जो कोटा का आप कह रहे थे पाकिस्तान के लिए कोटा सिस्टम क्या है। बेसिकली जो कोटा सिस्टम इस दफा उन्होंने डिवाइड किया वो ममालिक को देखकर उन्होंने तकसीम नहीं किया, अपने जिलों को इटली में देखकर किया कि हमारे हर जिले में कितनी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, किस शोबे में, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने डिवाइड हर दफा जैसे करते हो जी। तो इस वजह से ये हम नहीं कह सकते पाकिस्तान से इतना कोटा रिजर्व किया। हमने देखना कि मिलानो के लिए कितना है, रोमा के लिए कितना है, मोदना के लिए कितना है, और फिर इट डजंट मैटर कि कौन से मुल्क हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो इन ममालिक की लिस्ट में आए जो इस कानून के अंदर मौजूद है। मोहम्मद जाहिर साहब पूछ रहे हैं इटालियन पासपोर्ट के लिए इटालियन लैंग्वेज। बहुत से लोग जो खासतौर पर इस वक्त दूसरे ममालिक में मौजूद हैं वो समझते हैं कि शायद जो बंदे यूके में रह रहे हैं उनकी वाइफ को ज़रूरत नहीं है, या जो जर्मनी में रह रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। सबको ही ज़रूरत है कि हर मुल्क में ऐसे नेशनल सरकारी इदारे मौजूद हैं जो इटालियन लैंग्वेज B1 का कोर्स करवाते हैं, जैसे यूके में यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, तो आपके लिए ये लाजमी है। वाइंड अप करना जी, फानिया तरंगा साहब क्या कहेंगे आखिरी 2-4 मिनट में? क्या सिर्फ वो मोहम्मद या भाई जो सवाल पूछ रहे हैं जिनके पास परमिसो डी सोजोर्नो लुंगो पेरियोडो वाली है यूए, उनके लिए इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लाजमी नहीं है, लेकिन जितने भी इटालियन सिटीज़न हैं उन्होंने अपनी फैमिलीज़ की, मियाँ ने बीवी की और बीवी ने मियाँ की जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लिए थे। वो कार्ता दी सोजोर्नो कार्ताचियो ले ली थी चूँकि यूके जाने के, तो उस सूरत में फिर दोबारा उनके लिए लाजम है कि वो होनी चाहिए। कंक्लूजन के हवाले से यही है कि आप जो है वो जैसे कि हसनैन कह रहा था कि आप अपने अपने रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करें और तैयार करने के बाद जो है वो मालकान जो है उनके साथ आप एक्टिव रहें ताकि वो अपने अकाउंटेंट्स के ज़रिए अपने जो कमर्शियलिस्ता वगैरह है या एसोसिएशंस वगैरह जैसे कि CIA चिया होगी, कोलदिरती होगी, ज़्यादातर वही चूँकि हमारा ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट जो है वो सीजनल ही होता है इस इमिग्रेशन में। पिछली दफ़ा भी कुछ नुलावस्ता जारी हुए हैं और कुछ बंदे आए भी हैं, ये नहीं है कि बंदे नहीं आए, कोई बंदे आए भी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी थी और जिन्होंने अपना एम्बेसी में इंटरव्यू क्लियर किया है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, चूँकि ये एक लीगल वे है, कानून आपको कहता है, तो इस तरीके कार को ज़रूर जो है वो जिसकी रसाई हो उस तक जो है वो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। भाई बहुत ही एक अहम चीज़ हम जो भूल गए हैं, जो कि एक अनदर अपडेट है इस साल की, वो ये है कि कमर्शियलिस्ता का एक लेटर चाहिए इन सब इमिग्रेशन को सबमिट करने के लिए। asseverazione del commercialista, जो भी कंपनी ये दुमानदा करना चाहती है, लास्ट साल में जो कंपनीज की चेकिंग होती थी और उनकी जो रिक्वायरमेंट देखनी होती थी रेडितो की, उनकी टैक्स पेइंग की, वो करता था DPL ETL। इस साल DPL और ETL का उन्होंने ये सिस्टम खत्म कर दिया है। आपने अपने कमर्शियलिस्ता के पास जाना है, उसने एक आपको ऑटो सर्टिफिकेशन बना के देना है, सर्टिफिकेट बना के देना है, उसके ऊपर उसने तस्दीक करनी है कि आपकी लीगली रिक्वायरमेंट
टैक्स की रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी की क्लियर है, आप गुड कंपनी है, आपके पास इतनी इनकम है कि आप उस वर्कर को अफोर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर उसने अपनी तस्दीक कर मोर करनी है, साइन करने हैं, वो आपने इस फार्म के साथ अटैच करनी है। अब उस कमर्शियलिस्टा की जिम्मेदारी होगी कि कल को जब हुकूमत चेक करेगी कैजुअली कि क्या जो उसने बयान दिया है वो दुरुस्त है कि नहीं, तो वो फिर उस सूरत में वो कमर्शियलिस्टों को जाकर पकड़ेंगे। ये एक हद तक हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए आसानी है कि आपका डीपीएल का टाइम बच जाएगा, क्योंकि डीपीएल बहुत ज्यादा टाइम लगा देता था आपकी कंपनी को चेक करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जारी बात है, कमर्शियलिस्ट फ्री तो काम करते नहीं, तो इस चीज के भी एक्सपेंसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। और जारी बात है, कई कंपनियां ऐसी थी पहले जो दुमानदा कर देती थी, कहती थी देख लेंगे, बिल्कुल वो रेगुलर नहीं थी। अब जब कमर्शियलिस्टा ने जिम्मेदारी लेनी होगी तो आपकी कंपनी अगर बिल्कुल रेगुलर नहीं है तो आप दुमानदा भी नहीं कर सकेंगे। एक हवाले से रिस्ट्रिक्शंस भी है और एक हवाले से जो है जी। बहुत शुक्रिया। अंदलीब रान साहब कह रहे हैं कि जी आप तीनों पाकिस्तान कम्युनिटी का फखर हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। राष्ट्र भट्टी साहब ने एक और तर्जुमा किया है कि कमर्शियलिस्टा का मतलब अकाउंटेंट है। ठीक हो गया जी। अकाउंटेंट नहीं, महमूद भाई आपकी उर्दू हमसे सबसे बेहतर। अकाउंटेंट तो नहीं है ना, हमारी जुबान में क्या उसको कहते हैं? इंग्लिश में हुआ ना, जो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह डील करता है, तो उस लिहाज से ठीक ही है तर्जुमा। नहीं, वो तो इंग्लिश में अकाउंटेंट होएगा ना। मैं इटालियन में जितने भी इंटरव्यू, अब आप मुंशी ना कह देना जी, मुंशी ना कह देना। नहीं, मुंशी का बड़ा मसला बन जाएगा। मुंशी नहीं, आप क्या इरफान, मैं जितने भी इंटरव्यू करता हूँ इटालियन में, मैं बहुत कंफर्टेबल करता हूँ। जब आप दोनों के साथ आके मैं उर्दू में करता हूँ, नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी, मेरी उर्दू दोनों कमजोर है माशाल्लाह। आधा इंटरव्यू हमारे जो सवाल करने वाले कर देते हैं, हमें करना नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और मैं दोबारा इसको वाइंड अप करता हूँ मुख्तसर तरीन वक्त में। बिल्कुल जनाब, इटली ने 2023 के कोटे का ऐलान कर दिया है, सरकारी गजट में शामिल हो गया है। 82,705 लोगों इटली का वर्क परमिट जो है वो ले सकेंगे, जिसको डिवाइड किया गया है। तकरीबन 44,000 ऐसे लोग होंगे जो सीजनल काम पे आएंगे। सीजनल मौसमी काम का मतलब ये होता है कि आप इटली में फ्रूट वगैरह तोड़ने के लिए आ सकते हैं, आप इटली के किसी ऐसे होटल में आ सकते हैं जो सीजनल दिनों के लिए खुलता है, या आप ऐसे काम जिनका डायरेक्ट तल्लक मतलब सीजन के साथ है, वो सीजन वो आ सकेंगे लोग। इसके साथ साथ इस दफा ये जो अजाफी चीज शामिल उन्होंने की है वो ये है कि मुस्तकिल यानी पक्के काम के लिए भी आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी हमारे बहुत से पाकिस्तानियों ने खोल के रखी हुई हैं, वो भी कर सकते हैं। कमर्शियलिस्टा जो है वो बड़ी अच्छी, भट्टी साहब ने एक नई जो इस साल उन्होंने शामिल किया है कि उन्होंने वक्त भी बचाया है, और दूसरी साइड पे उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी उतार के तो कमर्शियलिस्टा पे डाल दिया कि वो जो है वो आपको बताएगा कि आपकी कंपनी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार को बुलाना चाहते हैं, एक दफा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, जो भी लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कोई लॉटरी सिस्टम है, जैसे कोई कनाडा की लॉटरी होती है कि आप कहीं से भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी नहीं है। यहाँ पे एक कंपनी होनी चाहिए जो इटली में मौजूद हो, जो रजिस्टर्ड हो, जिसके अकाउंट्स वगैरह बन रहे हो, और वो अपने वर्कर को बुलाना चाहेगी। तो उसकी भी शरायत है कि वो पहले वहां पे चेक करेगा कि कोई ऐसे वर्कर्स तो नहीं है, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। उसके बाद उसका नुला उस्ता निकलवाएगा, वो आपको भेजेगा, आपका वीजा लगेगा, आप इटली में आ जाएंगे और उसके बाद आप इटली में रह सकेंगे। इसके साथ साथ जो लोग इटली में स्टडी वीजे पर मौजूद हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि वो इसमें, क्योंकि एक स्पेशल कोटा 6,000 लोगों का उनके लिए भी है कि वो चेंज करवा सकेंगे। एक सेक्टर हमने नहीं किया, आप दोनों दोस्तों से अगर 1-2 मिनट के अंदर अंदर इस सेक्टर को आप टच कर दें, एक लवोरो ऑटोनो का भी इसमें कोटा है कि अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आके आना चाहे तो वो भी काम अपनी जोनो ले सकता है इटली की। इस पर थोड़े से 2 सेकंड के लिए आप दोनों दोस्त अगर कुछ कहना चाहें। जी भट्टी साहब। जी, बेसिकली अगर कोई इधर इटली में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसने कम से कम एक अपना प्रोजेक्ट पाकिस्तान से बैठकर शो करवाना है, जिसमें वो 5 लाख यूरो इन्वेस्ट कर सकता है, और कम से कम 3 बंदों को वो जॉब ऑफर करेगा इटली में जब वो अपनी कंपनी इधर रन करेगा। अगर ये सारी बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है वो उनको शो करवा सकता है 5 लाख यूरो, और अपना बिजनेस प्लान ऐसा उसका हो कि 3 बंदों को वो जगह दे, उस सूरत हाल में वो इधर से अप्लाई कर सकता है नुला उस्ता, और इटालियन एम्बेसी से वो फिर वीजा ले सकता है। बेसिकली वो बिजनेस वीजा होगा। अच्छा,
क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चाहे 1% ही क्यों ना हो किसी भी फील्ड की, हम जरूर कोशिश करते हैं कि उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस करें ताकि वो कोई तशनगी ना रह जाए कि हाँ जी ये मौजूद था, आपने हमें बताया नहीं, इधर से भी रास्ता था। तो हमने आपको बताया कि ऑटो ट्रांसपोर्ट का यानी कि जो ड्राइविंग का वीजा है लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी लाइसेंस और किसी भी अरब मुल्क का लाइसेंस यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसलिए वो उधर से निकल जाते हैं। हमने आपको बताया कि कंटेरिस्टिका नवाल है, यानी कि अगर जो लोग शिपिंग वगैरह में काम करते हैं उनके वीजे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसे फील्ड से, अगर आप जैसे आप नहीं सॉरी, एक महमूद भाई सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसा कि मेरे जहन में भी आ रहा है कि जो ऑटो ट्रांसपोर्ट थी, अगर आपकी कंपनी ऑटो ट्रांसपोर्ट की है तो जरूरी नहीं है कि उसमें सारे आपके पास ड्राइवर हैं, उसके पास उस कंपनी में जो है वो लॉजिस्टिका के एक्सपर्ट भी होते हैं जो डिलीवरियों को मैनेज करते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एम्पेगातो भी हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी जो है वो उसका वो ऑटो ट्रांसपोर्टातोरी की कंपनी है तो आप अगर किसी इम्पेगाता वगैरह जो एम्प्लॉय वगैरह जो काम करते हैं तो उनको भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास लाइसेंस हो। ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर जैसे हर काम के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट है, अगर आपके पास एलिमेंटार है, अगर आपके पास है डिलीसी, अगर आपके पास ऑटो ट्रांसपोर्ट है, तो सबसे बेहतर बंदा जो आपको मशवरा दे रहा है वो आपका कमर्शलिस्टा है जो आपको चेक करके बताएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और आप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपसे यही मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी भी दोस्त का करना चाहते हैं तो अभी से आप इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को अगर इसमें फायदा होगा और वो इटली लीगल तरीके से आ सकेंगे तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि बजाय इसके कि हम जंगलों में, बियावानों में या इलीगल तरीके से इटली एंटर होने की कोशिश करें, तो एक लीगल तरीका अगर हमें मिला हुआ है तो उस तरीके से हम हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी जानब मैं अपनी कम्युनिटी के ऐसे तमाम लोगों को भी एक बरादाना मशवरा दूंगा कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर मदद कीजिए, लेकिन फ्रॉड वगैरह जो है वो अपने ही लोगों के साथ ना करें तो हमारे लिए ये एक बेहतर होगा, हमारी मुल्क की इमेज के लिहाज से भी और वैसे भी किसी भी शख्स की दुआएं लेनी चाहिए बजाय इसके कि वो आपको बददुआएं दे। बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन हुए तो हम दोबारा इन दोनों दोस्तों को बकायदा ज़हमत दे लेंगे और दोबारा इस पर प्रोग्राम कर लेंगे। अगर ये डिटेल में बाद में प्रोग्राम जाता है, हमने कोशिश की कि सारे क्वेश्चन का भी आपका अहाता करें और आपको पूरा तरीकेकार भी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और अस्सलाम, और आप सब सुनने वालों का भी सलाम। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए और आसानियां तकसीम करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।